हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक सोशल लाइफ कैसा था। यानी ऋग्वेद का जो पीरियड है, हमने आप प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ऋग्वेद का पीरियड कितना 1500 से 1000 बीसी। 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है ऋग्वैदिक पीरियड। तो ऋग्वैदिक पीरियड के समय में सोशल लाइफ कैसा था, आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं। यह क्लास यूपीएससी का जो एग्जाम है उसके परिप्रेक्ष्य में बनाया जा रहा है। पीसीएस का जो एग्जाम है, सीडीएस है, एसएससी सीजीएल है, इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट के एग्जाम हैं आप उनको दे सकते हैं। इवन आप यूजीसी करेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ के। ठीक है, यहाँ से इंडियन जीएस एकेडमी से हिस्ट्री का आप ऑप्शनल क्लास और ज्योग्राफी का ऑप्शनल क्लास भी कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वेद पीरियड में क्या बोला है कि सोसाइटी वाज ट्राइबल। जो समाज था, सोसाइटी वह ट्राइबल था, लोग आदिवासी थे, सेमी नोमैडिक, है ना, मतलब जनजाति थे। कैसे थे? सेमी नोमैडिक। ठीक है, मतलब नोमैडिक का मतलब होता है असभ्य, तो सेमी नोमैडिक थे। मतलब ये ऐसी अवस्था है जिसमें जो है ना तो पूर्ण रूप से समाज का डेवलपमेंट हुआ था, ना तो पूर्ण रूप से वो एकदम प्रकृति पे निर्भर थे। ठीक है, वो हो सेमी नोमैडिक। लोग सेमी नोमैडिक थे। सबसे बड़ा जो ट्राइब था वो था जन। जन जो है सबसे बड़ा ट्राइब था। ये आर्यन का एक ट्राइब हुआ करता था। ठीक है, राजन जो होते थे ऋग्वैदिक काल में वो मुखिया को कहते थे। राजन को कई नामों से जाना जाता है, ये चीफ यानी मुखिया होते थे। राजन को जैसे गोपति या गोपा, है ना, ये भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि राजा उस समय क्या करता था, प्रोटेक्टर्स ऑफ काउ, गायों की रक्षा करता था। यानी ऋग्वैदिक समय में गाय जो है सबसे महत्वपूर्ण एनिमल था। इसलिए एनिमल था क्योंकि वही रिवेन्यू का एकमात्र सोर्स था। रिवेन्यू का सोर्स था, तो रिवेन्यू का सोर्स था, इसलिए गायों की प्रोटेक्शन करना राजाओं का कर्तव्य था। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है जो महिषी थी, महिषी ये जो है चीफ क्वीन होती थी। मुख्य रानी को क्या बोलते थे? महिषी बोलते थे। जण क्या था? आर्यन की ट्राइब था। राजन क्या था? राजन को गोपति या गोपा भी कहा जाता था। महिषी किसको कहा जाता था? ये मुख्य क्वीन होती थी, है ना। परी जो होते थे गायों के और जानवरों के चोर थे, है ना, थिप्स ऑफ कैटल्स। जो परी थे, परी हिंदी में आपको ऐसे परी लिखेगा। परी जो हुआ करते थे ये गायों के चोर हुआ करते थे, एनिमल्स चुराते थे। इसलिए जो राजन था और जो पण थे इनमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो जना हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विथ पणी, इसीलिए राजन का जो है पणी के साथ क्या था? कॉन्फ्लिक्ट था, यानी हमेशा युद्ध हुआ करता था। जैसे कि वैदिक गार्ड जो है इंद्र है, वैदिक गार्ड जो इंद्र हैं, कहा जाता है कि फाट मेनी बैटल, ये बहुत से युद्ध लड़े हैं। फॉर सर्च ऑफ काउ, यानी जो काउ की खोज में लड़े थे। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध लड़े थे इंद्र गायों की खोज के लिए, गायों की प्रोटेक्शन के लिए, उस युद्ध को गविष्ठी बोला जाता है, गवेषणा बोला जाता है, गोसु बोला जाता है, गवयत बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में पीसीएस में यही पूछेगा कि गवयत का अर्थ है या गवयत किससे संबंधित है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि जो ऑप्शन रहेगा, यानी गायों के लिए जो युद्ध हुआ करता था उसको गवयत कहते थे। गोसु क्या है? सेम चीज है। गवेषणा क्या है? सेम चीज है। गविष्ठी क्या है? सेम चीज है। तो आपसे ये पूछेगा कि जो गवयत किसके किसके बीच में था, तो ऑप्शन में आप मार्क आइएगा जन और परी, इन्हीं के बीच जो युद्ध हुआ करता था। और अगर ये नहीं होगा तो इंद्रदेव जरूर ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो गायों के लिए जो युद्ध लड़ा जाता था उसको गविष्ठी या गवेषणा या गोसु या गवेत बोलते थे। क्लियर है? जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, यानी जो राजनैतिक ढांचा था, वो मोनार्कियल था। ठीक है, मोनार्कियल था, यानी कुछ तानाशाही जैसा ही कुछ अंश है। ठीक है, यानी राजा ही जो सब कुछ है।
वही है मोनार्कियल सिस्टम यहाँ पे भी था। जो गोपति था, अब आपसे ये पूछेगा गोपति कौन है? गोपति राजन को ही कहा जाता था, गोपति और गोपा। तो जो गोपत का पोस्ट था वाज नॉट हेरेडिटरी, वह जो है अनुवांशिक नहीं था, मतलब जो है वंश के रूप में नहीं था कि यानी ये जरूरी नहीं था कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, यानी गोपा जो होगा अगले वह वो गोपा का ही लड़का बनेगा, यानी राजा जो होगा राजा का लड़का ही राजा बनेगा। ये ऐसा सिस्टम नहीं था, हेरेडिटरी पोस्ट नहीं था, लेकिन मोनार्कियल था। ठीक है, उसके बाद बोला है ऑक्यूपेशन वाज नॉट हेरेडिटरी, जो ऑक्यूपेशन थे, व्यवसाय थे, वो भी जो है अनुवांशिक रूप से नहीं थे, यानी वांशिक रूप से नहीं थे, इसलिए कि वंश एक वंश ये जरूरी नहीं है एक कास्ट वही एक ही प्रकार का ऑक्यूपेशन व्यवसाय करेगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एक आदमी है जो अपना मेंशन इस प्रकार से करता कि आई एम अ पोएट, मैं एक कवि हूँ, मेरे जो फादर है वो फिजिशियन है, जो मेरी मदर है वो क्या करती हैं, ग्रिंड ग्रेन्स यानी चक्की चलाती हैं, यानी जो अनाज पीसती हैं, ऑन द स्टोन माने पत्थर पे। इससे ये पता चलता है कि एक आदमी जो कवि है ना, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो दूसरा काम यानी फिजिशियन का काम कर रहे हैं, और जो माँ है वह ग्रिंड यानी ग्रेन का काम कर रही हैं। तो कवि क्या कर रहा है, विद्वानों जैसा काम है, लेकिन फिजिशियन सबकी क्या है, रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इससे यही साबित होता है कि जो काम थे वो हेरेडिटरी बेसिस पे नहीं थे, आनुवांशिक रूप से नहीं थे, वरना आर कलर वाज बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो वर्ण थे, वर्ण मतलब रंग, कलर, वर्ण सिस्टम समाज का समाज को अंतर करने का आधार था। उस समय दो ही लोग थे, एक तो गोरे लोग थे, गोरे लोग जो थे उनको, गोरे लोगों को ही आर्य बोला जाता था। ठीक है, गोरे लोग जो थे उनको क्या बोलते थे, आर्य बोलते थे। लेकिन दूसरे जो काले लोग थे, है ना, काले लोग जो थे उनको हम बोलते थे दस्यु, नन वैदिक पीपुल। तो ऐसे में जो कलर था वही जो है डिफरेंशिएशन का आधार था, अंतर का आधार था बिटवीन वैदिक एंड नन वैदिक पीपुल, दोनों लोगों में। वैदिक कौन होगा, जो आर्य थे वो अपने आप को वैदिक कहते थे, गोरे लोग थे, व्हाइट कलर, इनकी स्किन व्हाइट होती हुआ करती थी। जो नन वैदिक थे वो दस्यु कहलाते थे, दासा कहलाते थे, इनकी स्किन काली हुआ करती थी। ठीक है, तो इनके बीच फाइट हुआ करता था। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। जैसे कि आगे बोल रहा है कि वरना जो सिस्टम था, आर्य उसमें फेयर थे, नन आर्य उसमें डार्क थे। ठीक है, इन कंप्लेक्शन मतलब रंग में, रंग कंप्लेक्शन मतलब क्या होता है, रंग में। अवर्णा सिस्टम इसी के आधार पर क्या है, निर्धारित किया जाता था। तो जो काले होते थे उनको नन आर्य बोलते थे, यानी नन वैदिक पीपुल बोलते थे, और जो गोरे होते थे उनको वैदिक पीपुल यानी आर्य बोला जाता था। ठीक है, कहीं आपको वैदिक पीपुल नहीं देगा तो आर्य देगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इनकी लैंग्वेज भी अलग थी। ऋग्वेद मेंशन करता है देम दस्यु, और ऋग्वेद उनको दस्यु की तरह कहता है या दासा, यानी जो नन वैदिक थे, नन आर्यन थे, यानी काले स्किन वाले थे, उनको दासा या दस्यु कहा जाता है। ऋग्वेद में ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, ये क्या करते थे, दे आर कॉल्ड आव्रत, इनको आव्रत भी कहा जाता था। आव्रत क्यों कहा जाता था, क्योंकि डू नॉट फॉलो द ऑर्डिनेंसेस ऑफ गॉड, क्योंकि यह ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते थे, इसलिए इसको आव्रत कहा जाता था, यानी ईश्वरी चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। तो ऋग्वेद के जो पीपुल थे इनको आव्रत भी कहते थे या आक्रता भी कहते थे। आक्रता ये इसलिए कहते थे ये क्योंकि देवताओं के लिए कोई भी कुर्बानी परफॉर्म नहीं करते थे। ठीक है, ना तो ये देवता में विश्वास करते थे और ना ही उनके लिए कोई कार्य करते थे, इसलिए इनको दस्यु, है ना, ये लोग कहते थे, और आव्रत भी कहते थे, आक्रता भी कहते थे। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद बोला है सोसाइटी वाज नॉट टोटली इगैलिटेरियन, समाज में पूर्ण रूप से समानता नहीं थी। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है, समानता।
समाज में पूर्ण रूप से समानता नहीं थी, क्योंकि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, जो समाज का स्तर था, वाज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड जेंडर। वह जो है श्रम और जेंडर दोनों पे मतलब विभाजित था, दोनों पे निर्धारित था। ठीक है, आपने देखा कि कलर भी थे, मतलब भेदभाव होता था रंग बिरंगा, जिसको अंग्रेजी में अपार्थाइड बोला जाता है, वो सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर भी है और डिवीजन ऑफ जेंडर भी है, यानी जो वर्क थे वह जेंडर के बेसिस पे भी कुछ निर्धारित थे। ठीक, जैसे पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का, वह कहता है कि वर्णा जो सिस्टम था, वर्णों का जो सिस्टम था, प्रोबेबली इंट्रोड्यूस्ड एट द इंड, शायद ये अंत में इंट्रोड्यूस किया गया था ऋग्वैदिक, यानी 1000 के टाइम के आसपास किया गया था, 1000 बीसी के आसपास किया गया था। यहीं से जो है लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। इसलिए इस 10th मंडल को हम आप देखेंगे कि ये लेटर कंपोजिशन भी माना जाता है। ठीक है, ये सबसे बाद की रचना है, तो वही है, इसी पुरुष सूक्त में वर्ण सिस्टम को क्या है मेंशन किया गया है। डिस्क्राइब द वर्ण सिस्टम, है ना, इसमें वर्ण सिस्टम को मेंशन किया गया है। कह रहा पीपुल ऑफ दिस पीरियड वर फैमिलियर विथ स्लेवरी, यानी इस समय के जो लोग थे उसमें गुलामी का सिस्टम था, दास्ता वाला सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, लोग उससे परिचित थे। शायद कुछ लोग हिस्टोरियन कहते हैं शायद इसीलिए उनको दस्यु बोलते थे, यानी उनको दास जैसा रखा जाता था, खरीद फरोख्त की जाती थी। फैमिली को क्या बोला जाता था, कुल। क्या बोला जाता था, कुल। इसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे कुलापा। क्या बोलते थे ऋग्वेद के समय में कि कुलापा जो होता था परिवार का मुखिया होता था। ज्वाइंट फैमिली के सिम्टम देखने को मिले हैं इस सोसाइटी में। और पैट्रिलिनियल सिस्टम था। पैट्रिलिनियल का मतलब पैतृक होता है, पैतृक का मतलब ज्येष्ठ पुत्र को ही अधिकार दिया जाता था मुखिया बनने का। ठीक है, फैमिली वाज पार्ट ऑफ विश, यानी कई फैमिली को मिला दिया जाए तो एक विश का या एक क्लैन का निर्माण होता था। ठीक है, कई क्लैन को मिला देती थी तो एक जन या एक ट्राइब बनता था। ठीक, तो ऐसे में सब बेसिक यूनिट क्या हो गई, फैमिली थी, और लार्जेस्ट यूनिट क्या थी, ट्राइब या जन था। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी गया है कि यूनिट जो थी लार्जेस्ट थी और बेसिक क्या है, फैमिली है। महिलाओं को यह अधिकार दिया गया था कि महिलाएं जो है इनकी पोजीशन अच्छी थी, इम्पोर्टेंट पोजीशन थी, ये एजुकेटेड थी, समाज में शिक्षित थी। इनको जो असेंबली थी, मीटिंग जो हुआ करती थी, उसमें इनको जो है असेंबली या मीटिंग, चाहे विदत का हो, विदत एक समिति का नाम है जिसमें इस मीटिंग में हिस्सा लेना महिलाओं को अलाउ था। आज ये समझिए जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अलाउ होना महिलाओं को क्या है, परमिट किया जाता है। उसी तरह एक प्रकार की समिति थी जिसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि महिलाओं ने कंपोज भी किया है, हिम्स मतलब मंत्रों को, ऋग्वेद के मंत्रों का रचना भी महिलाएं की हैं। महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था पुरुषों की तरह, यानी उपनयन संस्कार मतलब जैसे पुरुष जनेऊ धारण करते थे वैसे महिलाएं भी करती थीं। महिलाओं की इतनी आज़ादी थी कि वो अपने लाइफ पार्टनर को स्वतंत्र रूप से चुन सकती थीं, और कहीं पे भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है कि चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह हुआ करता था, पर्दा सिस्टम हुआ करता था, सती हुआ करता था। इन सब के सिस्टम नहीं मिले हैं, ना तो बाल विवाह के, ना तो पर्दा सिस्टम के, ना तो सती, इन सब का सिस्टम जो है कोई भी सिम्टम या साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन लेवीरेट का सिस्टम मिला है। लेवीरेट एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें किसी औरत का पति मर गया तो चाहे तो अपने देवर या उससे छोटे से शादी कर सकती थी। आप उसी को यह कह सकते थे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक व्यक्ति शादी करता था विधवा से अपनी भाई की। ठीक है, विडो रीमैरिज इस प्रकार होता था, विधवा विवाह होता था। अभी आपको लेवीरेट सिस्टम है तो विधवा विवाह होता था, एकदम होता था। टाइप्स ऑफ मैरिज में क्या था, मोनोगेमस, एक पति एक पत्नी भी होते थे, बहुपत्नी भी रखने का अधिकार था, पोलीगेमी जिसको बोलते, पोलियंड्री, बहुपति भी, औरत बहुत पतियों को भी रख सकती थी।
ठीक है। आज के समय में हम इसको वेश्यावृत्ति का नाम दे देते, लेकिन उस समय ये पॉलीएंड्री था, लीगल था भाई, समाज उसको एक्सेप्ट करता था, पॉलीगेमी को भी, पॉलीएंड्री को भी, मोनोगेमस को भी, है ना। ये सब सोसाइटी में क्या थी, मौजूद थी। तो फ्रेंड्स आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं मिलिट्री सिस्टम क्या है। मिलिट्री सिस्टम में दो तरीके का युद्ध लड़ा जाता था। जो आर्मी थी, खासकर वो इन्फेंट्री यानी पदस्थ, उस समय तो हवाई जहाज डेवलप हुआ नहीं था, पैदल सेना हुआ करती थी। एडवांस चैरियट, रथ हुआ करते थे, चैरियट का मतलब रथ। और जो आर्य थे, युद्ध किसके बीच होता था, एक तरफ आर्य थे होते थे, दूसरी तरफ नन आर्य। नन आर्य को दस्यु बोला जाता था, आर्य जो थे, है ना, इनको वैदिक पीपुल बोला जाता था। इन्हीं के बीच युद्ध होता था। दो तरीके का युद्ध लड़ते थे ये लोग। एक प्री बैटल लड़ते थे। प्री बैटल में एक भरत जो ट्राइब के राजा थे, भरत ट्राइब के राजा देवदास ये थे, और दूसरी तरफ जो दासों का राजा था, अगेंस्ट दासों का राजा सांभर, इनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवदास विजयी साबित हुए, ठीक है, और सांभर हारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा युद्ध ये था, दसराग युद्ध लड़ते थे ये लोग। दसराग युद्ध में क्या होता था कि एक तरफ भरत कबीले का जो चीफ था वो सुदास था। यहाँ देखिए देवदास है, यहाँ सुदास है। सुदास जीत गया, किसके, 10 राजा थे, है ना, दस्यु कबीले के 10 राजा थे। वो कबीले कौन कौन थे, यदु थे, है, तुर्वस थे, पुरु थे, अनु थे और ध्रुयु थे। यानी ये इस तरह के कुछ 10 कबीले थे, इनके बीच युद्ध लड़ा गया था, दसराग युद्ध, जिसमें सुदास क्या हो गया, विजयी हो गया, ठीक है। और लेटर ये जो भरत ट्राइब था, ये भरत ट्राइब, इस भरत ट्राइब ने हाथ ज्वाइन कर लिया किससे, पुरु से। और आप देखेंगे इन दोनों के मिलने के बाद एक नई ट्राइब फॉर्म हो जाती है, कुरु। यही कुरु आपको महाभारत में देखने को मिलेगा, यही कुरु जनजाति थी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे में अब आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फंक्शनरीज ऑफ ऋग्वेदा क्या थे। राजनैतिक जो फंक्शनरी थी पॉलिटिकल, वो ऋग्वेद के समय में कौन कौन थे। जैसे कि प्यारे मित्रों, पुरोहित थे। पुरोहित का मतलब प्रीस्ट होता है, ठीक है। ये राजा के और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल जो फंक्शन हुआ करते थे, इसमें ये पद पे बैठे थे। पुरोहित सब ऊंचा था। सेनानी, आर्मी चीफ हुआ करता था। ग्रामणी, विलेज का मुखिया यानी आज के समय का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। सुत, जो चैरियट यानी जो रथ को हाँकता था, उसको बोलते थे क्या, सुत, ठीक है। तो ये ऋग्वेद के जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज थे वे हैं। राजनीतिक जो कार्य अधिकारी हुआ करते थे वो हैं। उसी समय के कुछ इम्पोर्टेंट समिति थी, असेंबली थी, जैसे कि सभा है। सभा एक छोटी असेंबली थी जिसका मेंशन ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। इसमें महिलाएं क्या है, भाग ले सकती थी, इसमें महिलाएं बैठती थी, है ना। एक छोटा ही संसद जिसमें महिला भाग लेती थी। समिति है, इसका वर्णन 9 बार है ऋग्वेद में। यह एक असेंबली से बड़ी थी, ब्रॉड असेंबली थी। उसके बाद विदत है, इसका मेंशन जो है 122 बार मेंशन किया गया है, ठीक है। और यह ट्राइबल असेंबली थी। तो आपने क्या देखा, सभा और विदत दोनों में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, ठीक है। अभी विदत को हमने ऊपर बताया है, ठीक है। इसके बाद एक और असेंबली हुआ करती थी, गण। क्या थी, गण। तो गण में क्या होता था कि ये जो असेंबली थी या ट्रूप्स, सैनिकों का एक टुकड़ा हुआ करता था जिसको गण बोलते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलिट्री भी आपको समझ में आ गया, है ना। अगले वीडियो में हम लोग इसके रिलीजियस फैक्टर को देखेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करके हम जो है पूरे इतिहास का एक क्रैश कोर्स अवेलेबल कराएं। आप यूपीएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, चाहे आप एनडीए देते हों या फिर आप यूजीसी की तैयारी करते, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी देख रहे हैं, इंडियन जीएस एकेडमी पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा अवेलेबल कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। तो चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।